अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये टाइमर सर्किट डिज़ाइन किया था और ये सर्किट हमने ज़ाइलिंग सिमुलेशन के अंदर टेस्ट किया था और ये हमें रिक्वायर्ड पल्सेस प्रोवाइड कर रहा था। इस सर्किट का काम ये था कि ये आफ्टर एवरी 0.1 मिली सेकेंड हमें टाइमर की पल्स प्रोवाइड करे। और अब आज हम इस ब्लॉक को डिज़ाइन करेंगे। 7 सेगमेंट FSM कंट्रोलर। इस ब्लॉक का या ये स्टेट मशीन का काम ये है कि इसने एनोड सिग्नल्स को जनरेट करना है। जब भी इसको टाइमर पल्स मिलेगी तो ये पहले सेगमेंट 0 को ऑन करेगी और यहाँ से डिजिट 0 सेलेक्ट करके इस पर डिस्प्ले करवाएगी। फिर नेक्स्ट टाइमर पल्स आएगी तो डिजिट 1 को सिलेक्ट करके सेगमेंट 1 पर डिस्प्ले करवाएगी एंड सो ऑन। तो आज हमने इसको डिज़ाइन करना है FSM कंट्रोलर ब्लॉक को। अब ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली एक स्टेट मशीन है और ये स्टेट मशीन मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली जब हम रीसेट को हाई करेंगे तो हमारा सिस्टम रीसेट स्टेट में होगा और ये इस स्टेट का नाम है और ये इसके अंदर जो स्टेट पे आउटपुट आनी चाहिए वो AN सिग्नल है। तो इनिशियली जब रीसेट हाई होगी सारे AN सिग्नल 1 पे होंगे। 1 पे होने का मतलब यह है कि सारे सेगमेंट्स ऑफ होंगे। तो जब तक रीसेट सिग्नल एक्टिव हाई रहेगा हमारे AN के सारे सिग्नल 1 पे होंगे। 1 पे होने का मतलब है कि सारे सेगमेंट्स हमारे ऑफ होंगे। उसके बाद जैसे ही टाइमर की पल्स अब ये रीसेट हमने इनिशियली हाई किया फिर थोड़ी देर के बाद हमने 0 कर दिया तो उसके बाद हम टाइमर सिग्नल का वेट करेंगे। ये TP यहाँ पर टाइमर पल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर TP 0 है तो इसका मतलब है कि अभी 0.1 मिली सेकेंड का टाइम नहीं गुजरा तो हम इसी स्टेट के अंदर रहेंगे और जैसे ही 0.1 मिली सेकेंड का टाइम आ गया तो हमारे पास TP सिग्नल 1 हो जाएगा या टाइमर पल्स का सिग्नल 1 होगा तो हम S रीसेट स्टेट से S0 स्टेट पर जंप कर जाएंगे और जैसे ही हम S0 स्टेट पर जंप करेंगे तो हम अपने AN सिग्नल को सेगमेंट 0 को 0 कर देंगे। AN 0 हमारे पास 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सेगमेंट 0 ऑन हो जाएगा। ये वाला यहाँ से AN 0 0 होगा तो इधर से सेगमेंट 0 ऑन हो जाएगा और यहाँ से ये डिजिट 0 सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये AN 0 का जो सिग्नल है इस ब्लॉक को भी कंट्रोल कर रहा है और इनको भी कंट्रोल कर रहा है। तो अब दोबारा हम इसी S0 स्टेट पे रहेंगे जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आ जाती। हम दोबारा TP को मॉनिटर करेंगे। जब तक TP का सिग्नल 0 है तो हम दोबारा इसी स्टेट में रहेंगे। दोबारा नेक्स्ट 0.1 मिली सेकेंड के बाद TP सिग्नल दोबारा 1 होगा। हम यहाँ पे S0 से S1 स्टेट के अंदर जंप कर जाएंगे। जैसे हम S1 स्टेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास AN1 सिग्नल जो है वो 0 हो जाएगा, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि सेगमेंट 1 इधर से ऑन हो जाएगा और इधर से डिजिट 1 सेलेक्ट हो जाएगा और डिजिट 1 यहाँ से BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर से होता हुआ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा हम चेक करेंगे कि जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आती हम इसी स्टेट में रहेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट पल्स आएगी, जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आती हम S1 स्टेट के अंदर रहेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पल्स दोबारा आएगी हम नेक्स्ट स्टेट S2 के अंदर मूव कर देंगे। S2 के अंदर हम AN2 सिग्नल को 0 कर देंगे। AN2 को 0 करने से ये होगा कि सेगमेंट 2 यहाँ पे जो सेगमेंट 2 होगा वो ऑन हो जाएगा और इधर से डिजिट 2 सेलेक्ट होकर उस पर डिस्प्ले में चला जाएगा एंड सो ऑन। यही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे सेगमेंट 2 ऑन हो रहा था, यहाँ पे सेगमेंट 3, फिर सेगमेंट 4, फिर सेगमेंट 5, 6, 7 के बाद दोबारा हम अपने इनिशियल S0 स्टेट पे आ जाएंगे। तो लॉजिक बहुत सिंपल है कि हमने हर स्टेट के ऊपर एक सेगमेंट को ऑन किया और उस स्टेट पर 0.1 मिली सेकेंड तक रह रहे हैं। जैसे ही नेक्स्ट पल्स आती है हम उस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर जंप कर जाते हैं, फिर उस नेक्स्ट स्टेट के ऊपर हम 0.1 मिली सेकेंड तक रहते हैं। फिर दोबारा नेक्स्ट टाइमर की पल्स आती है, हम दोबारा उससे नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं
और हर स्टेट के ऊपर हम एक सेगमेंट को ऑन कर रहे हैं। S0 स्टेट के ऊपर सेगमेंट 0 ऑन है, S1 पे सेगमेंट 1 ऑन है, S2 पे सेगमेंट 2 ऑन है, एंड सो ऑन। और ये साइकिल हमारा इस तरह साइक्लिक ऑर्डर के अंदर ही चलता रहेगा, S0 से S1, S2, S3, S4, S5, S6 एंड S7। और ये इसी लूप के अंदर हमारी स्टेट मशीन सिग्नल्स को, ये एन सिग्नल्स को जनरेट करती रहेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए की ज़ीरो है, AN ज़ीरो, हमारे पास AN 8 बिट का सिग्नल है, उसकी जो ज़ीरोथ इंडेक्स है S0 पे, वो वाला वो सिग्नल सिर्फ A0 पे वो ज़ीरो होगा। और ज़ीरो का मतलब है कि हमारे जो करस्पॉन्डिंग 7 सेगमेंट है वो ऑन है, क्योंकि वो कॉमन एनोड है। ज़ीरो का मतलब है कि वो ऑन है। अब हमने इस स्टेट मशीन को, इसका वेरीलॉग कोड लिखना है और फिर इसकी वर्किंग को वेरीफाई करना है। तो अभी हम जाते हैं Xilinx विवाडो के ऊपर। हम यहाँ पर अब इस ब्लॉक को डिज़ाइन करने लगे हैं, तो इसका नाम ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। डिवाइस नंबर तो ये मेरे पास वेरीलॉग के कोड फाइल है, जनरेट हुई है, इसको मैं अब फिल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इस ब्लॉक की इनपुट है वो क्लॉक सिग्नल है। उसके बाद रीसेट है और उसके बाद टाइमर पल्स है। तो मैं सिग्नल्स के नाम भी जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक डायग्राम वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इस ब्लॉक की जो आउटपुट है वो AN है, तो इसको मैं FSM AN कह देता हूँ। अब यहाँ पर हमने अपने इनपुट्स और आउटपुट्स को डिफाइन करना है। तो ये हमारी इनपुट्स हैं और ये सारी सिंगल बिट के इनपुट्स हैं, और FSM AN हमारी आउटपुट है, और ये 8 बिट की है, और इसकी टाइप मैं रजिस्टर ले रहा हूँ। तो वैसे तो ये स्टेट मशीन बहुत सिंपल है कि हमने प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे उस टाइम पे जंप करना है जब TP 1 है, और जब TP की वैल्यू 0 है तो हम उसी स्टेट के ऊपर रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं इसको साथ अपने ओपन कर लेता हूँ। ताकि मुझे यहाँ से नज़र आता रहे कि मैं क्या कोड करूँगा। अब अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये टोटल S0 से लेकर S7 तक 8 स्टेट्स ये और एक स्टेट ये, टोटल 9 स्टेट्स हैं। तो 9 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टोटल 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं यहाँ पर अपनी प्रेजेंट स्टेट, PS फॉर प्रेजेंट स्टेट और NS फॉर नेक्स्ट स्टेट,
एक 4 बिट का जो है ना, ये आप कह लें कि ये 4 बिट प्रेजेंट स्टेट और 4 बिट में नेक्स्ट स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम इन स्टेट्स को नाम असाइन कर सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू। S0 को मैं कोड असाइन कर रहा हूँ 0, सेम नेम। S1 को आप 1 कर दें, S2 को आप, तो ये स्टेट कोड है। हम हर स्टेट को कोई कोड असाइन करते हैं, स्टेट असाइनमेंट भी कहते हैं। तो मैं सिंपल जो स्टेट के नेम के साथ नंबर आ रहा है मैं वही उसका कोड यूज़ कर रहा हूँ कि S4 स्टेट को 4 कोड दे दिया, S5 को 5, S6 को 6, S7 को आप कोई और भी दे सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। S8 तो हमारे पास नहीं है, S रीसेट है तो इसको मैं 8 कह देता हूँ। तो ये मैंने स्टेट असाइन स्टेट कोड्स, define present state and next state। ओके, इसके बाद हम पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक और पॉजिटिव एज ऑफ रीसेट, इसको हम डिटेक्ट करेंगे और डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास रीसेट की वैल्यू 1 आती है, ये बेसिकली हम एसिंक्रोनस रीसेट एसिंक्रोनस एक्टिव हाई रीसेट सिग्नल है। अगर हमारा रीसेट सिग्नल 1 होगा तो हमारी प्रेजेंट स्टेट हमेशा जो है वो इक्वल होगी S रीसेट के, या हम रीसेट स्टेट के ऊपर रहेंगे। ये अगर रीसेट 1 है तो हम यहाँ पे आ रहे हैं। एल्स अगर रीसेट 0 है तो फिर हम उस टाइम पर अपनी प्रेजेंट स्टेट की जो वैल्यू है उसको इक्वल रख देंगे नेक्स्ट स्टेट के। तो ये जब भी आप स्टेट मशीन का कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो ये लाइन नंबर 16 से लेकर ये 23 तक ये सेम रहेगी। ये बेसिकली आप कह लें कि ये इनिशियल हम रीसेट स्टेट डिफाइन कर रहे हैं, एक्टिव हाई रीसेट सिग्नल के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्लॉक के हर पॉजिटिव एज के ऊपर हमारी नेक्स्ट स्टेट इक्वल हो जाएगी प्रेजेंट स्टेट के। ओके, इसके बाद है कि हम अपना नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को जो है वो डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये सारी लॉजिक नेक्स्ट स्टेट लॉजिक हमारी प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है और टाइमर पल्स जो हमारी इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। इसके अंदर हम
केस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे प्रेजेंट स्टेट के ऊपर और यहाँ पर केसेस डिफाइन करेंगे। कि अगर हम रीसेट एज प्रेजेंट स्टेट की वैल्यू अगर इक्वल है रीसेट एस रीसेट के ऊपर, बेसिकली अगर हम यहाँ पर हैं तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, इफ टाइमर पल्स इज इक्वल टू 0 तो हमारी नेक्स्ट स्टेट, अगर टाइमर पल्स 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट यही है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट इक्वल हो एस रीसेट के। एल्स क्या होना चाहिए, एल्स का मतलब है अगर टाइमर पल्स 1 होती है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट S0 हो जाएगी। ये बिगिन है और ये इसका एंड है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा अगर मैं इसको मल्टी लाइन के अंदर लिखना चाहूँ तो ये इधर नीचे भी आ सकती है, इस तरह करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि एस रीसेट स्टेट के ऊपर अगर टाइमर की वैल्यू 0 है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट वही है एस रीसेट, एल्स हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो S0 है। तो मैं एक ही लाइन के अंदर ही ये सबको लिखूँगा। ओके, अब ये हमने इस स्टेट को इम्प्लीमेंट कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टेट पे। अब अगर हम एस प्रेजेंट स्टेट, अगर ये पी एस की वैल्यू अगर प्रेजेंट स्टेट एस 0 पर है हम, तो अब क्या होगा, अगर टाइमर पल्स 0 है तो हम इसी स्टेट के ऊपर रह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट हमारी S0 ही है, और अगर टाइमर पल्स यहाँ पे 1 आती है तो हम S1 स्टेट के ऊपर चले जाएंगे। तो S0 की लॉजिक भी इम्प्लीमेंट होगी, अगर हम S0 स्टेट पे हैं, टाइमर पल्स 0 है तो हम उसी स्टेट में रहेंगे, और अगर टाइमर पल्स 1 हो जाती है तो हम S0 से S1 पे चले जाएंगे। बाकी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यही लॉजिक रिपीट हो रही है। S1 पे नेक्स्ट स्टेट S1 और नेक्स्ट स्टेट S2, अगर टाइमर पर 0 है तो हम उसी स्टेट पे रह रहे हैं, अदरवाइज उससे नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। S2 पे आ गए, यहाँ पर S2 और यहाँ पर S3। S3 आप देख सकते हैं कि अब हमारा एक फ्लो बन गया है, तो हम इस वजह से कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। अगर हम S4 स्टेट पे टाइमर पल्स आती है 0 है तो S4 पे, अदरवाइज 1 आती है तो नेक्स्ट S स्टेट पे S5 पर, S5 पे है तो S6 और यहाँ पर S7, और अगर हम S7 पर हैं तो यहाँ से देख सकते हैं अगर 0 है टाइमर पल्स तो S7 पर ही रहे, अगर S7 पर टाइमर की पल्स 1 आती है तो हम S0 पर मूव कर जाएंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्टेट की जो लॉजिक है ये हमने डिफाइन कर ली। इसके बाद केस स्टेटमेंट जब आप यूज़ करते हैं तो हमने एक डिफ़ॉल्ट बताना होता है कि अगर पी एस की या प्रेजेंट स्टेट इनमें से कोई भी वैल्यू पी एस की नहीं आती तो डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या होगी। तो डिफ़ॉल्ट स्टेट नॉर्मली हम रीसेट स्टेट को ही कहते हैं कि अगर
इस पी एस की वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं आती, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अज्यूम करें अगर पी एस इनमें से कोई भी वैल्यू नहीं आती तो हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है ना वो एस रीसेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और अब हम एंड केस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट स्टेट लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अभी तक आप नोट करें हमने ए एन सिग्नल्स को डिफाइन नहीं किया, तो ए एन सिग्नल्स को आप यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि फर्ज करें एफ एस एम ए एन 8 बिट मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ S0 में, इधर भी लिख सकते हैं फर्ज करें यहाँ पे, क्योंकि एस रीसेट है और रीसेट पे सारे 1 थे, यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हर स्टेट के अंदर ही आप अपने जो आउटपुट है उसको डिफाइन कर लें, और एक अलहदा से ऑलवेज ब्लॉक भी बना सकते हैं। तो मैं अलहदा से ज़रा बना रहा हूँ क्योंकि इसको ज़रा रीड करना इस तरह इजी है कि हमें पता हो कि हमने यहाँ पे जस्ट अपनी नेक्स्ट स्टेट लॉजिक डिफाइन की हुई है इस ऑलवेज ब्लॉक के अंदर, और इससे नेक्स्ट जो अपना ऑलवेज ब्लॉक है उसमें हमने अपनी आउटपुट लॉजिक आउटपुट एट ईच स्टेट वो डिफाइन, दोनों को अलग-अलग रख रहे हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बताया अगर आप अपने आउटपुट को भी इसी यहीं पे मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो भी करेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पर अपनी आउटपुट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो अगर रीसेट स्टेट में हमारी आउटपुट क्या थी, सारे 1 थे, तो आप अगर लिखें तो S0 पर हमारी जो आउटपुट है वो जस्ट ये वाला 0 आना है। S1 पे क्या होगा, सिर्फ इसको 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हम S2 लिखेंगे, S3, S4, S5, 7, यहाँ पे ये 0 है, इसमें ये 0 है। आप देख सकते हैं कि जस्ट 0 ही आगे जा रहा है। तो ये हमने अपनी हर स्टेट के ऊपर ये अलहदा से एक ऑलवेज ब्लॉक यूज़ करके अपनी आउटपुट्स को रिफाइन कर दिया। तो आपको मैंने जिस तरह पहले भी बताया, आप ये आउटपुट्स यहाँ पर ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, तो फिर आपको ये ऑलवेज ब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों वेज हैं, दोनों करेक्ट हैं। अब हमने डिफाइन करनी है डिफ़ॉल्ट आउटपुट कि हमारी जो अगर डिफ़ॉल्ट आउटपुट है इसके स्टेटमेंट में डिफ़ॉल्ट हम क्या आउटपुट रखना चाह रहे हैं, तो मैं डिफ़ॉल्ट अज्यूम करें कि वही रख देता हूँ जो रीसेट स्टेट पे है कि सारे ऑफ हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और इसके बाद एंड केस, और ये हमारा आप कह लें कि इस सारी स्टेट मशीन का ये वेरीलॉग कोड है। अब हम इसको
एक दफ़ा आउटपुट्स को दोबारा देख लेते हैं, 0 ही आगे मूव कर रहा है, 0। ठीक है, और एक नज़र में नेक्स्ट स्टेट लॉजिक को भी देख लेते हैं। एक पैटर्न नज़र आ रहा है, एस रीसेट, S0, S1, S2, S3, S5, S6, S7। इसी तरह यहाँ पे भी S0, S1, S2, S3। ठीक है, तो ये सारी अब हमारी स्टेट मशीन या जो 7 सेगमेंट का कंट्रोलर है, वही स्टेट मशीन के अकॉर्डिंग हमने उसके वेरिलॉग कोड लिख लिए। अब हम इसकी सिंथेसिस करके चेक करते हैं क्या इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं है। इसको अब मैं हाइड कर देता हूँ। तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड, इसमें कोई एरर नहीं है। तो जस्ट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इससे क्या सर्किट जनरेट हुआ है, उसका भी हम एक ज़रा व्यू ले लें। तो ये जो हमने कोड लिखा है स्टेट मशीन का, ये इसका जो सर्किट है वो जनरेट हुआ है मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह यूज़ करके, ये इम्प्लीमेंट हुआ है, और रजिस्टर्स वगैरह भी कुछ यूज़ हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि हमने इसका ऑपरेशन वेरीफाई करना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है, सिमुलेशन करनी है। तो उसके लिए हम टेस्ट बेंच लिखेंगे, और टेस्ट बेंच का नाम मैं यही यूज़ करूँगा और एंड पे टीबी लगा दूँगा। तो अब हम टेस्ट बेंच इसका लिखते हैं यहाँ से, ये फाइल जनरेट कर दी है मैंने। टेस्ट बेंच में ये मॉड्यूल, टेस्ट बेंच की अपनी कोई इनपुट और आउटपुट नहीं होती, ये मॉड्यूल को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, और जो मॉड्यूल की इनपुट्स हैं उनको हम रेज टाइप डिफाइन करते हैं और आउटपुट को हम वायर टाइप। यहाँ पर हम बेसिकली डिफाइन inputs as reg and outputs as wire। इसके बाद क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट द मॉड्यूल, जिसको हम सिमुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने उसकी इसको इंस्टेंशिएट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या काम है कि हमने अपने इनपुट्स और आउटपुट सिग्नल्स डिफाइन करने हैं। इसमें अब क्लॉक इनपुट है, रीसेट इनपुट है और टाइमर पल्स है। क्लॉक और रीसेट जो हमने पहले लिखा था कोड, वहीं से मैं उसको टेस्ट बेंच का जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करने का कोड था, हाँ ये वाला,
ये वाला, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। इसमें ये था, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, क्लॉक सिग्नल डिफाइन होगा, क्लॉक पीरियड भी, रीसेट सिग्नल भी हो गया। अब हमने इन पैरामीटर्स को मैं स्टार्ट में लिख लेता हूँ। तो हमारा क्लॉक सिग्नल भी अब डिफाइन हो गया ऑटोमेटिकली, रीसेट सिग्नल भी हो गया क्योंकि नेम सेम है। जो हमने टाइमर में भी ये रीसेट और क्लॉक का नाम रखा था, इसमें भी वही नाम है, तो इस वजह से हम वो कोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लॉक जनरेट हो रही है और ये हमारा रीसेट सिग्नल है। तो अभी बेसिकली जो हमें जस्ट डिफ़ाइन करना है वो टाइमर पल्स, इस इनपुट को डिफ़ाइन करना है। तो टाइमर पल्स अगर आपको याद हो तो सिग्नल की शेप क्या थी, वो इस तरह का सिग्नल था। ज़्यादा देर तक ज़ीरो रह रहा था, फिर एक पल्स आती थी, फिर ज़ीरो काफ़ी देर तक, 0 या 0.1 मिली सेकेंड तक, फिर 1। तो ये जो दरमियान में टाइम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दो पल्सेस के दरमियान, ये टाइम था 0.1 मिली सेकेंड एक्चुअल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पे। और 0.1 मिली सेकेंड जनरेट करने के लिए हमारे जो रिक्वायर्ड साइकिल्स आ रहे थे, वो n साइकिल्स की जो वैल्यू थी वो 10,000 थे। और सिमुलेशन में जस्ट टेस्टिंग करने के लिए हमने इस n साइकिल को 5 रख दिया था, जस्ट फॉर सिमुलेशन। तो अगर मैं अब इस सिग्नल को जनरेट करना चाहूँ सिमुलेशन में, तो आप कह सकते हैं कि ये n साइकिल तक ये ज़ीरो रह रहा है। ये देखें, ये जो भी है n साइकिल तक सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो है, फिर 1 साइकिल के बाद फिर 1 साइकिल के लिए 1 हो जाता है, फिर n साइकिल के लिए सिग्नल ज़ीरो है, फिर एक साइकिल के लिए 1 है, फिर n साइकिल के लिए ज़ीरो है, फिर एक साइकिल के लिए 1 है। तो ये रिपीटेड सिग्नल है और n साइकिल्स इसकी वैल्यू ज़ीरो रह रही है और उसके बाद एक साइकिल के लिए इसकी वैल्यू 1 आती है। तो ये बिहेवियर हम ऑलवेज ब्लॉक के साथ हम इसको यूज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो टाइमर पल्स है उसकी इनिशियल वैल्यू मैं करता हूँ 0, और ये वैल्यू मुझे कितनी देर के लिए चाहिए, n साइकिल्स। और ये टाइम कितना बनेगा, ये अगर मैं इसको टाइम की फॉर्म में देखूं तो ये टाइम बनेगा n साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाई t क्लॉक का जो पीरियड है। मतलब यहाँ इस दो पल्सेस के दरमियान का जो टाइम है, जहाँ पे टाइमर पल्स ज़ीरो रह रहा है, तो टाइम कितने देर के लिए ज़ीरो रह रहा है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, n साइकिल्स मल्टीप्लाइड बाई क्लॉक पीरियड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये n साइकिल्स ऊपर पहले से ही डिफाइंड है, इनटू क्लॉक पीरियड। उसके बाद टाइमर पल्स को 1 कर देता हूँ और ये कितनी देर तक 1 रहेगा, जस्ट फॉर 1 क्लॉक पीरियड। तो ये हमारा टाइमर सिग्नल डिफाइन हो गया। पहले हम इनिशियल वैल्यू टाइमर की 0, फिर n साइकिल्स इंटू क्लॉक पीरियड के लिए उसकी यही वैल्यू मेंटेन रहेगी, फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1 कितनी देर तक रहेगा, जस्ट फॉर 1 क्लॉक पीरियड। और 1 क्लॉक पीरियड में पता है कि 10 उसकी वैल्यू है,
और टाइम बेस हमारा 1 नैनो सेकेंड है, तो ये 10 नैनो सेकेंड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइम बन रहा है बेसिकली ये कितना टाइम है, अगर n साइकिल्स की वैल्यू हमारे पास 5 है तो ये बन जाएगा 5, क्लॉक पीरियड है 10 और टाइम बेस है 1 नैनो सेकेंड। तो ये टाइम बन रहा है जी फॉर 50 नैनो सेकेंड हमारा टाइमर पल्स 0 रहेगा और ये एक ही क्लॉक पीरियड है और 10 नैनो सेकेंड तक वो बन रहेगा और ये ऑलवेज रिपीटेड सिग्नल है। और इसको हम सिमुलेट कर रहे हैं टी सिम टाइम तक, जो कि हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कहें चलिए मैं इसको 800 कर देता हूँ। ओके, अब हमारा टेस्ट बेंच कंप्लीट हो गया। क्लॉक सिग्नल और रीसेट सिग्नल पहले से डिफाइन किया हुआ था, टाइमर सिग्नल अब हमने अभी डिफाइन किया। अब हम जस्ट इसको सिमुलेशन करते हैं। एंटीवायरस को डीएक्टिवेट करना था अभी मुझे, मैं एंटीवायरस को डीएक्टिवेट करके दोबारा सिमुलेट करता हूँ इसको। ओके, एंटीवायरस को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैं दोबारा इसको सिमुलेट करने की कोशिश कर, सिमुलेशन होगी। हम यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेट है मैं उसको भी मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो उसको भी ऐड कर लेता हूँ। ओके जी, तो अब ज़रा इन वेव फॉर्म्स का एनालिसिस करते हैं। ये हमारी क्लॉक सिग्नल है और ये इनिशियली रीसेट सिग्नल हमने फॉर 15 नैनो सेकेंड इसको 1 रखा। जब इनिशियली ये 1 था रीसेट सिग्नल, तो हम रीसेट स्टेट में थे। उसका कोड मैंने, प्रेजेंट स्टेट हमारी 8 है और 8 कोड किसका था अगर हम उसको देखना चाहें, ये देखें एस रीसेट का कोड 8 है। तो जब रीसेट सिग्नल 1 था, हम इनिशियल स्टेट हमारी रीसेट थी, 8 स्टेट थी। 8 का मतलब है एस रीसेट स्टेट। और उस टाइम पे जो FSM AN सिग्नल जनरेट हो रहा है डबल F है। अगर मैं इसको बाइनरी में शो कर दूं, क्योंकि हम रीसेट स्टेट में सारे AN सिग्नल 1 है, मतलब सारे 7 सेगमेंट्स ऑफ होंगे। उसके बाद रीसेट सिग्नल 0 हो गया और 5 क्लॉक साइकिल्स के बाद, क्योंकि हमने ये n साइकिल की वैल्यू 5 रखी हुई है, हमारे पास फर्स्ट टाइमर पल्स आती है ये वाली। जैसे ही टाइमर पल्स आई तो हमारा सिस्टम या स्टेट मशीन रीसेट स्टेट से S0 स्टेट पे चला गया, क्योंकि प्रेजेंट स्टेट 0 है और 0 हमने किस स्टेट को कहा हुआ है, S0 को 0 कहा हुआ है।
तो ये भी ठीक है। ये हमारा बिल्कुल इस स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि जब रीसेट 1 हुआ हम रीसेट स्टेट में थे, जब टाइमर पल्स आई तो हम एस रीसेट से जंप कर गए S0 पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जस्ट एक टाइमर पल्स जस्ट फॉर 1 क्लॉक साइकिल आई और S0 स्टेट पर चले गए। S0 स्टेट पे हमारा AN0 फर्स्ट बिट जस्ट 0 हो गई है। इसके ज़ीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे सेगमेंट 0 ऑन होगा और उस पर नंबर 0 या डिजिट 0 डिस्प्ले हो रहा होगा। फिर हमने नेक्स्ट क्लॉक पल्स आने तक हम इसी स्टेट में रह रहे हैं, S0 स्टेट में। फिर दोबारा नेक्स्ट पल्स आई, टाइमर की पल्स आई, हम ज़ीरो स्टेट से S0 स्टेट से S1 स्टेट पे जंप कर गए और यहाँ पे अब AN1 हमारा 0 हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब हमारा सेगमेंट 1 ऑन हो जाएगा और उस पर नंबर 1 डिस्प्ले में आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट टाइमर पल्स के आने तक हम इसी स्टेट में रहे। जैसे ही नेक्स्ट टाइमर पल्स आई हम S2 स्टेट के अंदर मूव कर गए और AN2 को 0 कर दिया। AN2 0 होने का मतलब यह है कि सेगमेंट 2 इनेबल होगा या एक्टिवेट होगा और उस पर नंबर 2 डिस्प्ले में आ रहा होगा। फिर इसी तरह सेगमेंट 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, 6, 7। अब 7 के बाद हम दोबारा साइकिल हमारा दोबारा चल रहा है। 7 के बाद हम दोबारा 0 स्टेट के अंदर आ गए। ये वाली कंडीशन क्या है, 7 के बाद दोबारा इधर और फिर यही लूप चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्टेट मशीन है ये बिल्कुल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गई है और ये हमारी रिक्वायर्ड लॉजिक के अकॉर्डिंग ही आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। अब सिमुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर हमने जस्ट n साइकिल की वैल्यू रखी है 5 साइकिल्स, लेकिन जब हम इसको हार्डवेयर पे टेस्ट करेंगे, ताकि हार्डवेयर पे टेस्ट करेंगे तो हमारा n साइकिल्स 10,000 होगा। सिमुलेशन में तो जैसा आप 5 रख लें, 10 रख लें, जस्ट चेक करने के लिए क्या पल्सेस उतने टाइम के बाद आ रही हैं या नहीं आ रही। या ये भी मैं आपको अगर चेक करवाना चाहूँ, फर्ज करें जी मैं अगर n साइकिल की वैल्यू कर दूँ 10,000 ही कर दूँ, जो एक्चुअल हमारी हार्डवेयर पे यूज़ होनी है। तो 10,000 का मतलब है कि 0.1 मिली सेकेंड। और फिर मुझे अपना सिमुलेशन टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एक पल्स ही हमारी 0.1 मिली सेकेंड के बाद आएगी। तो मुझे अगर यहाँ पे कितनी पल्सेस आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पल्सेस का अगर मैं यहाँ पे व्यू करना चाह रहा हूँ, एक पल्स का टाइम है 0.6 मिली सेकेंड। 6 पल्सेस को अगर व्यू करना चाह रहा हूँ तो वो बन जाएगा 0.6 मिली सेकेंड। और मुझे यहाँ पे टी सिम कितना रखना पड़ेगा, टाइम बेस है 1 नैनो सेकेंड। तो मैं इसको मैटलैब के थ्रू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जस्ट आपको ज़रा शो करने के लिए, अदरवाइज़ हमारी ये सिमुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब मैं बिल्कुल जो रियल टाइम सिनेरियो है वो सिमुलेट करने लगा। अगर फ़र्ज़ करने के मैं चाहता हूँ कि सेव पॉइंट चलिए 8 कर ले, 8 मिली सेकेंड तक मैं रन करना चाह रहा हूँ और टाइम बेस है 1 नैनो सेकेंड। तो टी सिम मुझे कितना रखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टाइम डिवाइड बाई टी बी। तो इसको मुझे यहाँ पे ये रखना पड़ेगा। अब मैं दोबारा अगर इसको सिमुलेट करूँ,
अभी ये फुल सिमुलेट नहीं हुआ। ओके जी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 नैनो सेकेंड तक सिमुलेट कर रहा है। तो अज्यूम करें कि मुझे सिमुलेशन टाइम 0.8 मिली सेकेंड चाहिए था रियल टाइम स्नैरियो को सिमुलेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ 0.8 या 1 मिली सेकेंड कर लेते हैं। अब ये हो गया। अब ये देखें, ये अब एक्चुअल स्नैरियो को जो हार्डवेयर पे जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, ये उसको सिमुलेट कर रहा है। और अगर मैं इसमें भी अपनी ये प्रेजेंट स्टेट को डिस्प्ले करना चाहूँ, तो ये देखें, अब ये देखें इतनी ज़्यादा क्लॉक पल्सेस, क्योंकि हमने n साइकिल की वैल्यू को बढ़ा दी है। अब n साइकिल हमारा 10,000 है। अब यहाँ से एक पल्स से लेकर दूसरे पल्स के दरम्यान में 10,000 क्लॉक साइकिल्स आ रहे हैं, और 10,000 क्लॉक साइकिल्स आने का मतलब है 0.1 मिली सेकेंड का डिले। और उस टाइम पे ये हमारा ये देखें, ये फर्स्ट सेगमेंट 0 ऑन होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट 0.1 मिली सेकेंड के बाद AN1 है, तो सेगमेंट 1 ऑन होगा। तो हमारा सिस्टम S1 स्टेट के ऊपर है। तो ये एक्चुअल सिनेरियो है कि जब हम हार्डवेयर पर इसको टेस्ट करेंगे इस वजह से सिमुलेशन के अंदर, अब देखें यहाँ पे इतने ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्लॉक सिग्नल आ रहा है। इस वजह से सिमुलेशन इन्वायरमेंट के अंदर नॉर्मली जब भी हमने डिले देना होता है, एक्चुअल डिले हमें 1 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड का चाहिए होता है। उसके लिए नंबर ऑफ़ क्लॉक साइकिल्स फर्स्ट करें 10,000 या 50,000 पल्सेस आ रही हैं। तो सिमुलेशन इन्वायरमेंट में जैसे हम उस 10,000 या 1,000 पल्सेस को जस्ट 5 या 10 पल्सेस के साथ वो सिनेरियो सिमुलेट कर लेते हैं, इस तरह हमने पहले किया हुआ था। पहले इसको 5 किया हुआ था और इसको हमने 800 किया। मैं दोबारा ओरिजिनल सिनेरियो को सिमुलेट करके अब ये देखें, जस्ट 5 पल्सेस जो है ना, ये 5 क्लॉक साइकिल्स का डिले आ रहा है बस। ओके, तो इनसे इन सिमुलेशन से हमें ये नज़र आ गया है, हमने प्रूव कर लिया है कि ये हमारा जो 7 सेगमेंट FSM कंट्रोलर है, ये हमारी डिज़ाइन की हुई स्टेट मशीन्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा है। और ये बेसिकली रैपिडली पहले सेगमेंट 0 को ऑन कर रहा है, फिर सेगमेंट 1 को, फिर सेगमेंट 2 को, फिर एंड सो ऑन अप टू सेगमेंट 7 को, और फिर यही काम बार बार कर रहा है। इधर से इन सेगमेंट्स को ऑन कर रहा है। अगर इधर से सेगमेंट 0 ऑन है तो यहाँ से डिजिट 0 सेलेक्ट होगा और वो यहाँ पे डिस्प्ले में आएगा। अगर यहाँ से सेगमेंट 1 ऑन है तो इधर से डिजिट 1 ऑन सेलेक्ट होकर इधर चला जाएगा, एंड सो ऑन। अब हमारे पास जस्ट लास्ट ब्लॉक रह गया है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।